से चेयरमैन का पद खाली था, यूआर साहू ने तो ये चेयरमैन तो देखिए सुनो, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि जब बात की आरपीसी को अच्छा चेयरमैन मिला, कम से कम अब गड़बड़ तो नहीं होगी, ये तो तय है। लेकिन पुरानी जो गड़बड़ हुई है, जो सदस्य थे आरपीसी, पुराने मेंबर जो बैठे हैं, जिनको जाति आधार पर आप ले रहे हो, तो देखो सुनो, रद्द तो हम भर्ती कराएंगे, चाहे हमें कितना ही करना पड़े। और ऐसा नहीं कि हम ट्रैक में नहीं जा सकते, हम कानून हाथ में ले सकते, हम कमज़ोर नहीं हैं, ताकतवर लोग हैं। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी कर देंगे इसको। उस टेढ़ी उंगली में क्या क्या हो जाएगा, आगे देख लेना, वो तो उसी टाइम बता देंगे आपको जो होगा। अच्छा, अरे भाई, भजन लाल जी से उनको समय मांगना पड़ रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। कल सपोज करो कि मेरी ये स्थिति हो जाए मेरी पार्टी में कि जो पार्टी का पंचायत समिति का सदस्य है उससे मेरे को समय मांगना पड़े, फिर तो छोड़ना ही चाहिए, घर बैठो आराम करो, और क्या काम किया उतना दिन ही सही। कि जाट गुजर, ये राजस्थान में दो ऐसी जातियां देश में भी जो अपने ही लोगों को मारती है। मैं नहीं कह रहा हूँ योगी अच्छा काम कर रहा है, योगी ने काफ़ी एनकाउंटर कराए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी है कि वो जाति पूछ के एनकाउंटर करता है। किसी अपनी जाति के व्यक्ति का एनकाउंटर उसने यूपी के अंदर नहीं किया। जाट का किया, गुजर का किया, यादव का किया, मुस्लिम का किया, ब्राह्मण का किया। बीजेपी और कांग्रेस में जो बड़ा अंतर है, कांग्रेस खाती है और खाने देती है, बांट के खाती है। जिस राजस्थान में गहलोत साहब ने सबको छोड़ दे दी, खाओ खाने दो। और अशोक गहलोत के घर ही अगर इनको जाना था तो अपनी पार्टी के खिलाफ मानेसर क्यों गए, अपनी पार्टी को तोड़ने का प्रयास क्यों किया। और आज भी बीजेपी के लोग दबी जुबान दिल्ली में ही बात करते हैं कि हम जब चाहे पायलट को बीजेपी ज्वाइन करा देंगे। अभी देखो, पट्टियाँ वट्टियाँ उखाड़ना ठीक नहीं है। मेरे भी बच्चे पट्टियाँ उखाड़ने का कह रहे हैं बार बार, मुझे 10 साल हो गए, कह रहे साहब एक बार तो उखड़वा दो। अब रोके मेरा भी मन रहता है एक आध बार अपन भी करवाएं, खाली गुजर ही थोड़ी करेंगे। जाट भी एक उखाड़ दे, हर समाज एक एक पटरी उखाड़ दे, और क्या। सुनिए मेरी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कानून हाथ में लेके अगर आम आदमी को परेशान करेंगे वो भी ठीक नहीं है। जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 45+ दिनों से धरना कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल और उनके साथ है उनके समर्थक, वो स्टूडेंट, और ये मांग है एसआई भर्ती की। धरना 45 दिन से रुक नहीं रहा है और एसआई भर्ती पर निर्णय कोई भी आ नहीं रहा है। इधर जो है आरएस के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी अपना मोर्चा वो खोल दिया। सर, आप इतने दिन हो गए, आपको 1.5 महीना प्लस हो गया धरना करते हुए, इधर आरएस पोस्टपोन करने की जो मांग है विद्यार्थियों की वहाँ भी हो रही है, वहाँ आप गए? देखिए, आरएस मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने के लिए स्टूडेंट मेरे पास आए थे 15 दिन पहले, और मैंने बात भी करी जहाँ मैं सक्षम स्तर पर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा धरना यहाँ चल रहा है एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर। और फिर 2 दिन पहले बच्चे यहाँ भी आए, उनके भी क्या अलग अलग ग्रुप हो गए। विद्यार्थी परिषद अलग कब्जा करके बैठी है, तो एनएसयूआई अलग कराई, तीसरी अलग कराई। मेरे पास जो भी बच्चे आए उसके लिए मैंने सपोर्ट भी किया। मैं जहाँ जहाँ सक्षम स्तर पर बात कर सकता हूँ मैंने बात भी करी, मैंने डिमांड भी करी कि आरएस चॉइस का एग्ज़ाम रद्द होना, ये एग्ज़ाम आगे होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए। और मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है, 2 मुख्यमंत्री, 40 विधायक और सांसद जब ये बात करें तो भजन लाल जी को इस बात को सुनना चाहिए। मैंने आरपीएससी के चेयरमैन से भी इस मामले में बात करी कि इसको आप आगे बढ़ाएं और बच्चों को राहत दें, क्योंकि 23 जब तक पूरा नहीं होगा 24 ठीक से नहीं हो सकता। अभी आरपीएससी के पुनर्गठन की भी आवश्यकता है। आधे से ज़्यादा चोर वहीं बैठे हैं, तो अगर वो बैठे रहे, एक ईमानदार व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और हमने इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है इसको भी आगे बढ़ाने की मांग करी। बच्चे कल भी आए थे, परसों भी आए थे मांग करने के लिए। मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। और एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर आज 50 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, 42-43 दिन हो गए धरना स्थल पे। मैं स्वयं रोज़ आपके बीच आता हूँ। 8 तारीख को मैं यहाँ नहीं आया था, वो मेरी जन सुनो का कार्यक्रम था। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन और 1 लाख जवानों की आक्रोश रैली निकाल कर दिल्ली तक संदेश दिया कि हमारे प्रधानमंत्री से हमने समय मांग लिया। 10 लोग हैं, एक मैं हूँ और 9 ये सारे संघर्ष समिति के हमारे जो लोग, और आरएस एसआई सहित तमाम भर्तियों के प्रतियोगी, तो इनमें छात्र छात्राएं। अगर कल ये अहमदाबाद के अंदर जो विमान हादसा हुआ ये नहीं होता तो हो सकता है कि आज हमें समय मिल जाता। अब उम्मीद करें 2-4 दिन बाद कल की जो भयावह स्थिति हुई, देश स्तब्ध है, उस पर भी हमने कल एक रखा। बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। तो हम एक बार समय की जल्दबाजी नहीं करेंगे, कागज़ दिया हुआ है, जब भी समय मिलेगा हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और निश्चित रूप से अगर पीएम ने हमें मिलने का समय दे दिया तो सारी हमारी मांग पूरी करा देंगे। 10 मिनट क्या बातचीत और मांगे फिर उस समय हो वही होगी। तो 3 तो यही है, आरपीएससी पुनर्गठन है। पुनर्गठन का अंदर इनका ये कहना, ये दिक्कत आ रही है कि आरपीएससी के अंदर अगर कोई कर्मचारी लग गया
तो उसको हम दूसरी जगह कहाँ भेजें, वो तो आरपीसी के नाम से लगा है। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हो, सुधार क्या हो कि वो बदमाशी करे तो उसको और कहीं डाल दें, घर बिठा दें, और कोई ऐसा हो। मैं तो ये मांग करता हूँ कि आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में किया जाए। अजमेर से हटाओ, क्या मतलब, अजमेर को इतना बड़ा शहर थोड़ी है, अजमेर में मुख्यालय रखने की आवश्यकता नहीं, सारे मुख्यालय राजधानी के अंदर होने चाहिए। जो ये तो बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है। 10 महीने से चेयरमैन का पद खाली था, यूआर साहू ने तो ये चेयरमैन तो देखिए, सुनो, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि जब बात चली ना, जगह जगह यही बात चली। आप बताओ, बात जब चल पड़ती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। ये बात प्रधानमंत्री के कानों में पहुंची कि 1 लाख लोग आ गए बिना उसके, और अगर कूच करा देते जयपुर की तरफ, फिर क्या होता, कितने मरते लोग, बताओ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता। हाँ, अगर मुझे नेता देश का बनना होता, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, लाठी डंडे चलवा देते, मरवा देते, ऐसे काम मैं नहीं करवाता। इसलिए मैंने जल्दी एक मैसेज देके रैली समापन की घोषणा करी। आप बोल रहे हो कि पीएम के कानों तक बात पहुंची, फिर ऐसे भी बताया गया कि यूआर साहू की जो पहुंच है पीएमओ तक है और उनको बड़े बड़े पद बीजेपी का। अच्छी बात है ना, फिर मैं तो एक मान रहा हूँ कि ये हमारी आंशिक जीत मान सकते हैं कि आरपीसी को अच्छा चेयरमैन मिला, कम से कम अब गड़बड़ तो नहीं होगी, ये तो तय है। लेकिन पुरानी जो गड़बड़ हुई है, जो सदस्य थे आरपीसी, पुराने मेंबर जो बैठे हैं, जिनको जातीय आधार पर आप ले रहे हो, जातीय आधार पे किसी को मेंबर नहीं बनाया जाए, ये हमारी पुरजोर तरीके से मांग है। उसमें हम सब लोग सहमत हैं, क्योंकि जातीय आधार पर अगर कोई बन भी गया ना, तो जाति के बच्चों को भला नहीं करेगा, वो अपने 5-50 रिश्तेदारों को भला करेगा। वो अपने जाति में भी छांटेगा कि मेरी गोद क्या है, मेरा जवाई कौन है, मेरा भांजा कौन है, भाणजी कौन है, उसके बेटे कौन है। तो समाज के नाम से वहाँ चले जाते हैं। ये बिल्कुल बंद करके यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी का गठन हो, ये हमारी मांग है पूरी। रामूराम रायका के बेटा और बेटी दोनों को एक बार जमानत तो एसओजी पैरवी नहीं कर पाई, सरकार पैरवी नहीं कर पाई, जमानत मिल गई। और मुझे लगता है कि सरकार की क्या साजिश, सरकार ही बता सकती है। या तो सरकार ये चाहती होगी, ये तो क्रेडिट इनको जा रहा है, ले भी रोकें। लेकिन अब ये तो देखो, सुनो, रद्द तो हम भर्ती कराएंगे, चाहे हमें कितना ही करना पड़े। और ऐसा नहीं कि हम ट्रैक में नहीं जा सकते, हम कानून हाथ में ले सकते, हम कमज़ोर नहीं हैं, ताकतवर लोग हैं। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। इसमें उस टेढ़ी उंगली में क्या क्या हो जाएगा आगे देख लेना, वो तो उसी टाइम बता देंगे आपको जो होगा। अच्छा, आप राज्यपाल से भी मिले थे, आप एक बार सीएम से क्यों नहीं मिले थे? पीएम सीएम से ऊपर है ना। नहीं, एक बार यहाँ भी सीएम से तो मिले 25 से ही बने सीएम, क्या पता वो पर्ची लेके वहाँ भेजते। सुनो, मेरा कोई सीएम से कंपटीशन नहीं है, न मैं कोई सीएम का दावेदार। यहाँ तो राजस्थान का दुर्भाग्य है, वसुंधरा भी थी, गहलोत भी थे, नया मिलने उनसे जाते थे। आपने मुझे अशोक गहलोत से मिलने जाते हो कभी नहीं देखा होगा। 5 साल, मेरी बात सुनो, 5 साल मुख्यमंत्री थे। और वसुंधरा को तो मैंने 2008 के बाद 2025 में एयरपोर्ट पे पहली बार 15-16 साल बाद जब मैं उतर रहा था, तब देखा था। लाइन में खड़ी थी मैडम, कुछ लोगों का वेट कर रही, 15 लोग साथ में लेके। इतनी बड़ी दुर्दशा मैंने नहीं देखी वसुंधरा की, तो उस दिन मैंने मेरी आंखों से देखी। उनकी जगह, मैडम की जगह अगर मैं होता तो कभी का छोड़ छुड़ा के कोई सन्यास या दूसरा काम कर। सीएम पद छोड़ देते। सीएम पद का उनके पास है, कहाँ सीएम पद है? नहीं, तब आप, अरे भाई, भजनलाल जी से उनको समय मांगना पड़ रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। कल सपोज करो कि मेरी ये स्थिति हो जाए मेरी पार्टी में कि जो पार्टी का पंचायत समिति का सदस्य है उससे मेरे को समय मांगना पड़े, फिर तो छोड़ना ही ठीक है, घर बैठो आराम करो, और क्या काम किया उतने दिन ही सही। अच्छा, वसुंधरा राजे तो उनसे बड़ी नेता है ना? बड़ी नेता ही वसुंधरा, सारे बड़े नेता जिन जिन के पोस्टर में फोटो थे वो तो एक ही नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री मिलने का टाइम ही नहीं देते। कितनी बड़ी विडम्बना। और जिस तरह आईएएस अधिकारियों को सीएम गाली गलौज कर रहे हैं अंदर बुला के चैम्बर में। एक आईएएस मुझे कह रहा था कि साहब आपकी तो बदनामी, आप तो गालियाँ में नहीं देते, मुख्यमंत्री तो बहुत गाली देता है, फ्रस्ट्रेशन निकालता है। व्यवहार अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। झुंझुनू के अंदर सर आर्मी के एक जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती कुछ आरोप। हाँ, तो मैं हमेशा भाषणों में एक बात कहता हूँ कि जाट गुजर, ये राजस्थान में 2 ऐसी जातियाँ देश में भी जो अपने ही लोगों को मारती है। ये मारा ना झुंझुनू के अंदर बिना बात के और बिना मुद्दे के मारती है। तो इसका मतलब अभी भी जिन जातियों को नेतृत्व करना चाहिए, छोटी मोटी बात को लेके कत्ल जैसी नौबत, उस जवान को जो मारा बिल्कुल गलत तरीके से मारा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। उन लड़कों को कठोर दंड मिले और ऑफिसर केस स्कीम में लेके उनको जल्द से जल्द सजा कराए सरकार, ये हमारी मांग है। ये इस तरह की जो घटनाएं होती दिल दहलाने वाली कि एक फौजी का जब सब सम्मान करते हैं, वो छोटी बात को लेकर फौजी को इस तरह मार दिया। ये घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, तो राजस्थान में कानून का भय नहीं है। और इस स्टेट में अगर कानून का भय हो जाए, एक बार वसुंधरा जी ने विधानसभा के अंदर कहा था, जब मैं बोल रहा था, मुझे कहा कि आप तो अपराधी प्रवृत्ति के हो,
तो मैंने कहा आप मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर मैं अपराधी हूँ तो पकड़ लो, और अगर आपसे मैं नहीं पकड़ा जा रहा हूँ तो आप वाली सीट पे मुझे बिठा दो और मेरे वाली पे आप आ जाओ, अभी यहीं पकड़ता हूँ आधे मिनट के अंदर। तो ये तो आपने सुना होंगे वीडियो पुराने। तो ये कानून की स्थिति जब सुधर सकती जब मुख्यमंत्री यहाँ का मजबूत हो। मैं नहीं कह रहा हूँ योगी अच्छा काम कर रहा है, योगी ने काफ़ी एनकाउंटर कराए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी है कि वो जाति पूछ के एनकाउंटर करता है। किसी अपनी जाति के व्यक्ति का एनकाउंटर उसने यूपी के अंदर नहीं किया। जाट का किया, गुजर का किया, यादव का किया, मुस्लिम का किया, ब्राह्मण का किया। इनकाउंटर करने में भी जाति नहीं होनी चाहिए। बाकी जिस हिसाब से वो काम करता है, उसकी पुलिस जिस हिसाब से काम करती है, गुंडे बदमाश जो भी है देश के अंदर, गुंडे बदमाश और जो समाज कंटक है, जिनसे समाज में लोग थर थर कांपते हैं, बयान देने नहीं जाते, वो स्थिति राजस्थान के अंदर बन गई है। अपराधियों का सबसे बड़ा अड्डा राजस्थान बन गया। आप देखिए एसगा बन गया, महिला उत्पीड़न, जिस तरह का क्षोभ, थाने तहसील में बलात्कार, थाने के अंदर एम्बुलेंस में रेप, आईसीयू के अंदर अलवर के अंदर भी रेप की घटनाएं। राजस्थान में कौन सी घटना नहीं हुई? अपराधी सरेआम घूमते हैं, थाने से AK-47 ले जाकर उस थाने छुड़ा के ले जाते हैं, रात चलते लोगों को मार देते हैं। तो इसके लिए मजबूत शासन की आवश्यकता है। आपका अगर सेनापति मजबूत होगा तभी राजस्थान सुधरेगा। बाकी अब राजस्थान सुधरने वाला नहीं तो भजन लाल से सुधरे और नहीं भजन लाल के भाई दूसरे रामलाल से सुधरे। ये तो ठीक व्यक्ति होगा तभी राजस्थान को सुधारेगा। 2 ऐसे बदमाशों को पकड़ा जो फायरिंग रेंज चला रहे थे, AK-47 मिली उनसे। लेकिन उन बदमाशों पे किसी न किसी राजनेता का भी हाथ होगा। जांच करके बताना चाहिए कौन बचा रहा था इनको इतने समय तक। अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें राजस्थान के 13 लोगों की मौत की पूरी खबर हुई है। और अभी जो एक खबर आई कि बाड़मेर का जयप्रकाश चौधरी जो कि MBBS कर रहा था और परिवार की काफ़ी आर्थिक खराब है, तो क्या कुछ कहेंगे? मतलब निश्चित रूप से देखिए, ये राजस्थान के जो 13 लोगों की क्षति हुई है, जिसमें यात्रियों के अलावा जो MBBS कर रहा था बच्चा, मैं इसमें खाना खा रहा था, उसके ऊपर जहाँ विमान गिरा उनमें काफ़ी मौतें हुई। अभी भी 20 से ज़्यादा लोग लापता है। ये दिल दहलाने वाली घटना है। हिंदुस्तान पूरा स्तब्ध है, पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है, क्योंकि विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में कभी कहते हैं 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, 15 साल पुरानी। जब हवाई जहाज तुम पुराने चला रहे हो, जब इन पे ये कह दिया 11 साल पुराना कि प्रतिबंधित है, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है? और जो पायलट और जो दूसरा उसके साथी को पायलट, ये तो बहुत बड़े अनुभवी लोग थे। और उन्होंने जो आपातकाल के अंदर जो मैसेज दिया जाता है उसको मैसेज 3-4 बार दिया, उनको इतना समय नहीं मिला। लेकिन दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी और मिली थाईलैंड में। हाँ, तो इमरजेंसी लैंडिंग कर। अब बताओ, आप सुनो, तो इसका मतलब भारत में तो है ही नहीं कानून, जब बाहर भी लोग इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह बदनामी हमारे देश की हुई, अमेरिका ने पंचायती करी और चुपचाप मोदी जी ने मान लिया। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बीजेपी ने बयान दिए कि हम लोग आ रहे हैं सिंदूर लेके हर घर में, तो हर घर में सिंदूर आप कैसे लाओगे? फिर बीजेपी ने ये भी कहा कि हमने ये खबर नहीं दी, हम नहीं जा रहे। ना वो तो बोल दिया, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी बेइज्जती बहुत हो रही, जब ममता जी ने ये कहा कि हर के सिंदूर आप थोड़ी भरोगे, तब उनको शर्म आई कि हमने गलत बयान दे दिया। ये तो चाहे जैसे बोल रहे, सामने कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस में मरी पड़ी है। कांग्रेस 100 सीट से राजी है, उनको 272 चाहिए नहीं कांग्रेस को। वो तो कह रहे हम 100 पे आ गए। एक ही बात कहते हैं, हमने 100 सीट जीती, वो कभी नहीं कह रहे 272 जीती। 100 में अगली बार कहते हैं हमने 105 जीती, 10-15 साल बाद खत्म हो जाएगी पार्टी, यही होना है। लेकिन बीजेपी की भी अति नहीं चलेगी। अभी अति देखिए, कभी भी अति किसी की नहीं चली। और जब प्रकृति के साथ भी ज़्यादा खिलवाड़ आप करते हो तो उत्तराखंड जैसी घटनाएं होती है और घटनाएं होती है। तो अभी बीजेपी की अति हो गई। बीजेपी और कांग्रेस में जो बड़ा अंतर है, कांग्रेस खाती है और खाने देती है, बांट के खाती है। जिस राजस्थान में गहलोत साहब ने सबको छूट दे दी, खाओ खाने दो। बीजेपी के अंदर है खाओ और घुराओ, मैंने कब खाया। ये दोनों पार्टियों। कांग्रेस की बात करी आपने, अभी राजस्थान कांग्रेस में यही चल रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है कि कुछ ज़्यादा ही प्रेम मोहब्बत में है। इसलिए हो गया RLP से डर के कि हमारा कुछ भी नहीं दिखेगा, तो डर गए। भीड़ कितनी को ये बताओ ना आप भीड़ का अगर पैमाना अगर करोगे तो पायलट साहब का तो पूरा सिस्टम, पैसा, पूरा ताकत थी। इनके तो सारे बड़े नेता विधायक
चाहे तो इनके लिए कोई भी 2 पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन भीड़ कहाँ हुई? तो छोटी सी भीड़ थी, एक छोटी जगह में कार्यक्रम किया। इनको बड़ी करनी चाहिए 5 लाख लोगों की रैली, जब इतना बड़ा कार्यक्रम का। और अशोक गहलोत के घर ही अगर इनको जाना था तो अपनी पार्टी के खिलाफ मानेसर क्यों गए, अपनी पार्टी को तोड़ने का प्रयास क्यों किया? और आज भी बीजेपी के लोग दबी जुबान दिल्ली में यही बात करते हैं कि हम जब चाहे पायलट को बीजेपी ज्वाइन करा देंगे। अभी भी उन पर बीजेपी की मोहर लगी हुई है मानेसर कांड के बाद। उस मानेसर कांड के समय मैं बीजेपी के साथ था, 3 एमएलए के साथ गहलोत की सरकार गिराने के अंदर, लेकिन पायलट के मानेसर खेमे में नहीं था। मेरे एमएलए मेरे घर पे थे, भाजपा के साथ थे। अगर फ्लोर टेस्ट होता तो गहलोत की सरकार गिराने में वोट देते पायलट के समर्थन में। 18 में भी सचिन पायलट को मैंने सपोर्ट किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक सचिन पायलट को समर्थन करते हैं। गुजर भी तेजाजी का जयकारा करते हैं और जाट भी तेजाजी का, हमारे जाट गुजर भाई हैं, इसलिए गुजर सीएम पहले बना लो, हम बाद में बन जाएंगे। ये बयान मैंने दिया था और इनका वेट बढ़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि आखिर 10 साल बाद क्या मजबूरी हुई, सोनिया गांधी के इशारे से, सोनिया गांधी कहने से, मैसेज से, और सचिन पायलट को इनके घर जाना पड़ा। अभी गुजर आंदोलन हुआ था, विजय बैंसला सारा फैसला करके चले गए थे, लेकिन फिर भी जो उसके बाद स्थिति बनी थी कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, पटरी और ट्रेन पर चढ़ गए थे। देखो, पटरियाँ वटरियाँ उखाड़ना ठीक नहीं है। मेरे भी बच्चे पटरियाँ उखाड़ने का कह रहे हैं बार बार, मुझे 15 साल हो गए, कह रहे साहब एक बार तो उखड़वा दो। अब रोके मेरा भी मन रहता है मैं एक आध बार अपन भी करवाएं, खाली गुजर ही थोड़ी करेंगे। जाट भी एक उखाड़ दे, हर समाज एक एक पटरी उखाड़ दे, और क्या। सुनिए मेरी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कानून हाथ में लेके अगर आम आदमी को परेशान करेंगे वो भी ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं अलग हटके हूँ, मेरी सोच कि लोग परेशान, ट्रेन रोकने का हो जाए, आधा घंटा रोक लिया, अपनी बात कर दी, लेकिन पटरियाँ उखाड़ना करना गलत है। लेकिन गुजर समाज ने जो सादत दी, 80 गुजर जब शहीद हुए उस समय भी हम उनके साथ थे। आज भी जो देश के बड़े आंदोलन हुए उसमें गुजर आरक्षण आंदोलन राजस्थान और जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा, जहाँ वहाँ भी 40 से ज़्यादा बच्चों ने शहादत दी, और दोनों इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गोलियों से हमारे बच्चों को भून दिया। मैं उन समाजों को हमेशा कहना चाहता हूँ, जिन पार्टियों ने तुम्हारे बच्चे भून दिए उन पार्टियों के साथ तुम मत खड़े रहो। कहता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ और हर समाज के साथ मिलकर मैं लड़ता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, पूरे देश भर में आपकी पार्टी का कोई विधायक नहीं है और सांसद आप अकेले हैं, आप डट करके खड़े हैं, क्या भविष्य देखते हैं अपने? बहुत ही अच्छा भविष्य है राजस्थान में। तो उस समय जब मैं एमएलए था तभी 3 एमएलए आ गए थे, मैं स्टेट के अंदर उस समय 18 के अंदर। बीच में कोविड की वजह से कुछ मुद्दे ऐसे हुए, हम समय नहीं निकाल पाए। कुछ जो संगठन का सिस्टम सही ढंग से नहीं बैठा, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी, हमने क्राउड फंडिंग नहीं की, किसी से 2 रुपये का इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिया। बिना पैसे आज के आर्थिक युग में चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑनेस्टी से हम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और 18 में जो जज्बा क्रेज था आरएलपी पार्टी का, उससे 10 गुना क्रेज 23 में जो कमजोरी आई है वो 28 के अंदर आपको देखने का मिलेगा। पंचायत चुनाव के अंदर कोई बड़ी बात नहीं कि एक पार्टी को, कांग्रेस बीजेपी को हम पीछे छोड़ दें। पंचायत चुनाव के अंदर मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी और राजस्थान का जवान और किसान, हर वर्ग राजस्थान के सम्मान के लिए आरएलपी के साथ खड़ा है। मजबूत भविष्य देखते हैं आप? बिल्कुल मजबूत है, 100% मजबूत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। देश की ऐसी पार्टी जहां पर एक सांसद ये खुद अकेले हैं, कोई विधायक भी नहीं है, लेकिन मजबूती से हर चीज़ की दावेदारी करते हैं। पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इनके जितना बड़ा धरना इस भर्ती के लिए किसी ने किया भी नहीं। लगातार हनुमान बेनीवाल जो है विद्यार्थियों के हित के अंदर ये आवाज़ जो उठाते जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की जो इनकी इच्छा है वो भी इन्होंने बताई है कि वहाँ तक ये बात पहुँचाएंगी। तमाम मांगों पर वहाँ पर विचार विमर्श है वो करेंगे। सहयोगी है आरएम में ममता, आप सभी के साथ जुड़े रहिए हमसे। शुक्रिया।